साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता। साथियों, ये वीडियो प्रतियोगिता दर्पण 2023 मार्च महीने का सार संग्रह का समरी है, जो सार संग्रह दिया रहता है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आपका इतिहास और संस्कृति से संबंधित है। सार संग्रह का आप सभी पढ़ते होंगे, उम्मीद करते हैं, प्रतियोगिता दर्पण उसी का यह सार संग्रह है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल्यतः पाए जाते हैं। यानी पुरुष सूक्त जो है वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो है वो कौन सी वेद में है, तो यह ऋग्वेद में है। साधारण सा जवाब है। आपको पता है वेदों की संख्या 4 है, उसमें से एक वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। अगला दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए, करा वैदिक संहिता का सही क्रम क्या है। यह क्वेश्चन भी हमने अपने क्लास में काफी बार करवाए हैं और बताया है कि सीधा याद रखना है क्या, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 क्रम याद रखना है। आपको पता है कि वेदों की संख्या 4 है और चारों वेद को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो याद रखना है कि वैदिक संहिताओं का सही क्रम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। ये संहिता यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4 वेद को सम्मिलित रूप से संहिता के नाम से जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, करा महाजनपद युग के 16 जनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलता है। उसमें से किन जनपदों का नाम पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लेख है। यानी एक क्वेश्चन तो आपको यहां से मिल रहा है कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, तो अष्टाध्याय। अब इन पुस्तकों में जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्याय है, इसमें कौन कौन से महाजनपद के जिक्र किए गए हैं, तो उसमें मगध का जिक्र है, अशमक का जिक्र है और कंबोज का जिक्र है। मगध जिसकी राजधानी ग्रीवरज थी, अशमक जिसकी राजधानी पोटली है और कंपोज जिसका राजधानी हाटक है। तो ये 16 महाजनपदों की जानकारी जो है आपको याद रखना है कि 2 पुस्तकों से मिलती है। एक आपका बौद्ध धर्म की पुस्तक है और एक आपका जैन धर्म की पुस्तक है। बौद्ध धर्म की पुस्तक का नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म की पुस्तक का नाम है भागवती सूत्र। भागवती सूत्र नाम है। तो ये दोनों पुस्तकों से, जैन धर्म की पुस्तक भागवती सूत्र और बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय, इन सबों से आपको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और 16 महाजनपद में पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्याय में मगध, अशमक और कंपोज इसकी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कह शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। यानी माधव विदेह के राजा जो नाम था, उनसे संबंधित ऋषि का क्या नाम है जिनका चर्चा शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। तो इनका नाम है ऋषि गौतम राहुग्न। याद रखना है, बस नाम है, फैक्चुअली याद रखना है, ऋषि गौतम राहुग्न नाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है। तो मैत्रेयी संहिता का संबंध जो है वो यजुर्वेद से है। आपको बताएं वेदों की संख्या 4 है, उसमें से एक वेद आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है। तो मैत्रेयी संहिता का जो संबंध है वो यजुर्वेद से है, याद रखना है इसे। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है उत्तर वैदिक काल में किन राजाओं को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। तो याद रखना है कि कुरु और पंचाल, कुरु और किसे, पंचाल, ये भी 16 महाजनपदों में ही गिनती आते हैं। कुरु का जिसका राजधानी इंद्रप्रस्थ है और पंचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र है। तो याद रखना उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर कहा जाता था किसे, तो कुरु और पंचाल के राजाओं को। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कर अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 में, डेट याद रखना है, 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक रामचंद्र था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में कई एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहां से याद ये रखना है क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वह किस, यानी जो वंश से थे, यानी कौन से वंश से वो संबंधित थे। तो याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 में देवगिरी पर आक्रमण करता है, उस समय वहां का शासक रामचंद्र था और वो यादव वंश से संबंधित था। याद रखना है कि ये यादव वंश से संबंधित था। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया था। यानी कह रहा है ये लाइन कि
कोई एक ऐसा युद्ध है जिसको बाबर ने जीता, उसके बाद अपने खजाने का मुंह बिल्कुल ओपन कर दिया अमीरों और अपने सगे संबंधियों के लिए। इस उदारता के लिए उसने कलांतर की भी उपाधि धारण की थी। तो ये कौन सा युद्ध था? तो ये पानीपत की पहली युद्ध थी जो 1526 में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है, किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। इसमें इब्राहिम लोदी हारा जाता है और इसकी मृत्यु भी यहीं पे होती है। तो इस क्वेश्चन में काफी सारे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे कि बाबर के द्वारा कौन से युद्ध के बाद अपने अमीरों और सगे संबंधियों के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया था? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। उसके बाद याद ये भी रखना है कि इस युद्ध के बाद इसने कलांतर की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। अकबर के समय में महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था? यानी इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे रजमनामा के नाम से जाना जाता था। याद रखना है ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है साकी मुस्तईज खां की रचना मासिर ए आलमगीरी। नाम है साकी मुस्तईद खान की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसके मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी गई है? किसने मुगल राज की गजेटियर की संज्ञा दी है? तो ये क्वेश्चन तो 2-3 दिन पहले ही हम अपने ऑफलाइन संस्था में भी करवाए थे कि मुगल काल का गजेटियर किस पुस्तक को कहा गया है? तो मासिर ए आलमगीरी को। ये पुस्तक का नाम भी हमने लिखवाया था कि साकी मुस्तईद खान के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और इसे मुगल काल का गजेटियर कहा गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मुगल काल का गजेटियर मासिर ए आलमगीरी को किसके द्वारा कहा गया था? तो आंसर याद रखना है जदुनाथ सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? जदुनाथ सरकार के द्वारा मुगल काल का गजेटियर कहा जाता है। आइए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला जो टॉपिक है आपका वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। पहला क्वेश्चन कर रहा है क्या, यानी 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेहरू कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? कह रहा है कि नेहरू कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्शों को त्याग दिए और विभाजन की बात को स्वीकार किए। कारण यह था कि कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेष्ठकर है। यानी गृह युद्ध हो उससे बेहतर है कि विभाजन ही सही हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 12। यह कह रहा है वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो अगस्त प्रस्ताव जो है वो लिनिथगो के द्वारा, लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1940 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940। अगस्त प्रस्ताव किसके समय प्रस्तुत किया गया? लॉर्ड लिनिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। गांधी जी के विरुद्ध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले अध्यक्ष जो बनते हैं वो 1938 में बनते हैं कांग्रेस के, वो त्रिपुरी अधिवेशन में। उसके बाद ये आपका 1939 में इन्हें पीटाबी सीतारमैया जो थे उनके खिलाफ ये खड़ा हुए और गांधी जी के विरोध करने के बावजूद कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना जाता है 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो आपको पता है बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय, बंगाल विभाजन होता है 1905 में, 1905 में होता है ये, लेकिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है 1907 में। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। करेक्ट, किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद एक मुसलमान हो? यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का था कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया था कि मेरे बालक नहीं तुम पहले एक भारतीय हो उसके बाद एक मुसलमान हो। यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। 16 नंबर। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार किस घटना की जांच के लिए किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का यानी हंटर कमेटी का गठन किया गया था। 17 नंबर। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1928 में इसकी स्थापना दिल्ली में फिरोजा कोटला में किया गया था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो बांकीपुर जेल जो पटना में है, कहाँ पे है? पटना में है। यहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद करके रखा गया था। और आपको जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में
हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से ये भाग निकले थे और आकाश दस्ता का गठन किए थे जाकर नेपाल में। दीपावली के दिन ये भागे थे। 19 नंबर क्वेश्चन करा, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली में जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, नाम है स्वामी श्रद्धानंद। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन से व्यक्ति थे जो 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिए थे, तो स्वामी श्रद्धानंद। अगला क्वेश्चन, अगला है 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगतित झेलने के दायी हैं, जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकार के पास जाता है, यानी किस अधिकारी के पास जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, दोनों में कहीं भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र के भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल नंबर 356 के तहत ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र का जो कार्य है वो कौन सा न्यायालय के द्वारा देखा जाता है? तो ये केरल हाई कोर्ट के द्वारा देखा जाता है, याद रखना। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों तक कार्य करना होगा? तो कम से कम उसे 10 वर्ष तक कार्य करना होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, करा कि किस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करना पड़ता है? यानी कोई ऐसा विधेयक है जिसे राष्ट्रपति के पास अगर भेजा गया है तो उसे राष्ट्रपति को पुनर्विचार किए हुए उस पर हस्ताक्षर करना होता है, वह है वित्त विधेयक। कारण यह है कि वित्त विधेयक की जो पेशी की जाती है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही की जाती है। 26, कह रहा है भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार है? तो वास्तविक न्यायाधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल नंबर 123 जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है और 213 के तहत गवर्नर के अध्यादेश का बात किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो कभी भी राष्ट्रपति राज्य सूची पे अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन का प्रस्ताव तथा राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान भी आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आइए अब चलते हैं भारत और विश्व के भूगोल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, कौन सा ग्रह आकार एवं द्रव्यमान में समान के कारण पृथ्वी की बहन के रूप में भी जानी जाती है? तो आकार और इसके द्रव्यमान के समान होने के कारण शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। अभी आपको सौरमंडल से क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या, सबसे ज्यादा उपग्रह जो है अब वो जुपिटर का हो गया, यानी बृहस्पति को हो गया। किसका हो गया? तो याद रखना है। और 92 इसके उपग्रह हो गए। सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वो बृहस्पति उपग्रह का हो गया। पहले शनि का था, अब जो है बृहस्पति का हो गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा घने बादल के आवरण से घिरा होता है, इसलिए इसे बिल्ड प्लेनेट या
ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि विल्ड प्लैनेट के नाम से शुक्र को जाना जाता है। कारण क्या है कि वो घने बादलों में आवरण में घिरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किलौआ, माउंट रेनियर, माउंट शास्ता, माउंट हुड तथा थ्री सिस्टर्स और येलो स्टोन नामक ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। याद रखना है, खास तौर पे ये बिहार एसआई में ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, तो याद रखना है किलौआ, माउंट रेनर, माउंट सस्ता, माउंट हुड और थ्री सिस्टर नामक और येलो स्टोन जो ज्वालामुखी है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कौन सी महासागर एस आकार का है? तो अटलांटिक महासागर की आकृति जो है वो एस आकार की है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, बिल्कुल सही है। कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से को जोड़ता है? तो ये बेरिंग जल संधि है और रूस और अलास्का को ये अलग करता है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच है, किनके कक्षाओं के बीच है? तो आपको पता है कि क्षुद्र ग्रह जिसे एस्टेरॉयड इंग्लिश में बोलते हैं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। नेक्स्ट अगला है 38 नंबर, कह रहा है क्या? ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में है? ब्लू माउंटेन पीक जो है दोस्त वो आपका है मेघालय में, जबकि नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहा गया है। नीलगिरी को, ये क्वेश्चन आपका एसआई के एग्जाम में पूछे हुए हैं कि ब्लू माउंटेन फवगई जो है वो कौन से राज्य में है? ये आपका मिजोरम में है। जबकि ब्लू माउंटेन कहा किसे जाता है? तो नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्का पिंड जल जाते हैं? यानी उल्का पिंड जो है वो किस मंडल में जलते हैं? तो ये मध्यमंडल में, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, करेक्ट। कौन सा देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है? तो नेपाल, जो 5 राज्यों से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से अपनी सीमाएं साझा करती है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई 41 पे। अब आपका पर्यावरण और जैव विविधता संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अब एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में समुद्री कछुआ परियोजना का आरंभ किया गया 1995 में। याद रखना, भारत में समुद्री कछुआ परियोजना 1995 में शुरुआत की गई। एपीफाइट वैसे स्थानों पर उगते हैं, यानी अधिपादप जो यांत्रिक अवलोकन के लिए एक दूसरे पर आधारित होते हैं, वैसे पौधे वर्षा पूरे वर्ष जहां पर होती है उस जगह पे पाए जाएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण उत्पादक, उपभोग और अपघटक के द्वारा होता है। उत्पादक का मतलब सीधा से समझिए आप पादप से, उत्पादक का मतलब है पादप, उपभोग का मतलब जो पादप को खाने वाला, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता जिसको बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जिसे बोलेंगे। अपघटक का मतलब है कि जो इसे सड़ा देता है, सड़ाने वाला, ठीक है। चलिए, मैग्रोवा वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? तो ये है राइजोफोरा। क्या नाम है भाई? राइजोफोरा। अभी बायोलॉजी में ये सब टॉपिक हम करवा रहे हैं। मैग्रोवा वनस्पति जो है वो राइजोफोरा का घटक है। किसी परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले उत्पादक वर्ग, क्योंकि पादप ही सबसे पहले धरती पे उगते हैं, उसे शाकाहारी लोग खाते हैं। पादप वगैरह को जो खाएगा उसे शाकाहारी बोलेंगे, शाकाहारी को जो खाएगा मांसाहारी बोलेंगे, और इसे जो सड़ाएगा लाएगा उसे अपघटक बोलेंगे। सबसे अधिक जो संख्या होती है वो अपघटक की होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक जो संख्या है वो अपघटक वर्ग का है। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर कब और कहां हस्ताक्षर हुआ था? तो ये 5 जून 1992 को रियो दे जनेरिया में हस्ताक्षर किया गया था कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। ये रियो दे जनेरिया ब्राजील में है। कहाँ पे है दोस्त? ब्राजील में है, जहाँ के नए प्रधानमंत्री ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनाए गए हैं लूला डी सिल्वा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी 1992 में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता पर सम्मेलन का प्रभाव कब आया था? तो 29 दिसंबर 1993 को आया था। याद रखना ये। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर की भारत के जलवायु परिवर्तन कार्य योजना क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के तहत कितने मिशन का उल्लेख किया गया है? तो इसके तहत 8 मिशन का उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारत का कौन सा अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ये सारे अधिनियम हमने काफी बार करा रखे हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1932 में आता है, 1972 में आता है, जबकि वन संरक्षण अधिनियम जो है वो 1980 में आता है, ये 1980 में आता है। उसके बाद एक है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आता है। उसके बाद एक है आपका वन नीति जो है वो 1988 में आता है, 1988 में आता है। एक है आपका वायु प्रदूषण अधिनियम जो 1981 में आता है, और एक है आपका जल प्रदूषण अधिनियम जो 1974 में आता है। उसके बाद एक है आपका ध्वनि प्रदूषण अधिनियम जो 2000 ईस्वी में आता है, 2000 ईस्वी में आता है, याद रखना ये। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में के हीमोग्लोबिन में घूम जाता है? तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है जो रक्त के अपेक्षा अधिक रक्त में बहुत तीव्रता से यह घुल जाता है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे? ध्वनि प्रदूषण से, याद रखना ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से। आइए क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में साल्वोनी क्यों प्रसिद्ध है? तो आधुनिक मुद्रा नोट प्रेस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए कि साल्वोनी किस लिए फेमस है? तो आधुनिक मुद्रा नोट प्रेस के लिए। संकुचित मुद्रा को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो M1 मुद्रा का प्रकार है, M1 M2 M3 करके, ठीक है। उसके बाद भारतीय रुपयों के लिए ISO कोड क्या है? तो ISO 4217 है कोड, इसका याद रखना है कि भारतीय मुद्रा के लिए ISO कोड क्या है? तो ISO 4217 है। नेक्स्ट, खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग का कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, याद रखना, खादी एवं ग्रामीण उद्योग से संबंधित। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार भारत में किस एजेंसी ने व्यापक आधार पर इक्विटी इंडेक्स शुरू किया था? तो इक्विटी इंडेक्स जो शुरू किया गया है CRISIL के द्वारा, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखना ये। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, भद्रावती जो कर्नाटक में, चुर्क जो उत्तर प्रदेश में, डालमिया नगर जो बिहार में, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में, ओखा जो गुजरात में, सवाई माधोपुर राजस्थान में और सूरजपुर ये पंजाब में है, कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 नंबर, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB का विचार 1976 में RRB अधिनियम के साथ पेश किया गया था। जून 2004 में कृषि और संबंधित गतिविधियों के प्रवाह पर एक सलाहकार समिति ने RRB के परिचालन व्यवहार्यता में सुधार करने और पैमाने की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए RRB का पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो प्रोफेसर BS व्यास थे, तो याद रखना है ये। उसके बाद 59 नंबर, शून्य आधारित बजट का प्रतिपादन किसने किया था? पीटर पार्चर ने किया था, याद रखना, शून्य आधारित बजट जो है वो पीटर पार्चर ने दिया था। नेक्स्ट अगला है कि राजकोषीय घाटा होता है, तो प्राथमिक घाटा, राजकोषीय जो घाटा होता है प्राथमिक घाटा, और कौन सा होता है? ब्याज भुगतान। नेक्स्ट, सामयिक कोष क्या है, यानी सामयिक कोष के बारे में बताइए। तो कह रहा है कि भारत के सरकार का वह कोष जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्ति और सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल और वसूली किए गए जो ऋण आदि को सम्मिलित किया जाता है उसी को सामयिक कोष कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट अगला, अब आ गया आपका समान विज्ञान और तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन 62 नंबर क्या कह रहा है कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है, तो याद रखना ये। स्मॉल g का जो मान है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखना ये भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो हीरा जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस तत्व का नाम बताएं जिसे किसी भी कार्बनिक यौगिक में वर्गीकरण करने के लिए उसमें यौगिकों का होना अनिवार्य है, तो कार्बन का होना अनिवार्य है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? तो लोहा एक धातु है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज बहुत बाद में सुनाई पड़ती है, क्या कारण है? तो ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होता है, यानी ध्वनि की चाल जो है वो कम है प्रकाश की तुलना में, या दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की गति अधिक होती है।
69 नंबर, करेक्ट, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार अधिक महसूस होगा कब? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगी तब। लिफ्ट अगर त्वरित गति से नीचे आएगी तो भार कमता हुआ प्रतीत होता है, और लिफ्ट जब ऊपर या नीचे जाए, त्वरण की बात ना की जाए, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, करा कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के माध्यम से विराम स्थिति में है, तो न्यूटन के किस या किन नियम के अनुसार ये उपयोग करता है? तो बताओ भाई, ये हो जाएगा तीसरे नियम के तहत। 71 नंबर, किसी द्रव में डूबे हुई वस्तु पर उसकी ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे कौन सा बल बोलेंगे? उसे उत्प्लावन बल बोलेंगे। ये अपने काम का नहीं है। आ जाते हैं आगे। अब इधर में अब आ जाइए खेल परिदृश्य पे। करा डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। फेडरेशन कप का संबंध किससे है? तो इसका भी संबंध फुटबॉल से है। घुड़सवारी के खेल परिषद को क्या बोलते हैं? रीना बोलते हैं। उसके बाद फुटबॉल मैच की समान अवधि कितना होता है? 90 मिनट होता है। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नेक्स्ट 2021 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ टोक्यो में, ये आपका 32वां ओलंपिक था। मीराबाई चानू का संबंध किससे है? तो भारोत्तोलन से है। ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर की शुरुआत मैक्सिको सिटी का जो ओलंपिक था 1968 में, उस वर्ष किया गया। इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से। याद रखना, इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करें, पौधे में कैल्शियम की कमी के लक्षण को सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? किनारे पे, यानी पत्तियों के जो किनारे होते हैं वहीं पे इसका सबसे पहले देखने को लिए मिलता है कैल्शियम की कमी से। मुर्रा क्या है? तो मुर्रा भैंस का एक प्रजाति है भाई। पेड़ों की कतारों के बीच में फसल उगाने को क्या कहते हैं? यानी पेड़ इस प्रकार से लगा हुआ है, इनके कतारों के बीच अगर फसल को उपजाया जाएगा तो उसे तोंगया प्रणाली बोलते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसे तोंगया प्रणाली बोलते हैं। 105 नंबर, उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों किया जाता है? तो मिश्रित कृषि बोलते हैं उसे। मिश्रित कृषि का मतलब ये नहीं कि 2 फसल को एक बार उपजाना। मिश्रित कृषि का मतलब ये है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 106 नंबर का है कि गेहूं का काला टिक रोग किसके कारण होता है? तो फफूंद के कारण होता है। दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए पाया जाता है? तो लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। याद रखना, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो फलों का अध्ययन होता है। किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा गया है? तो ट्रिटिकेल को कहा जाता है। निषेचन के बिना फल का विकास क्या कहलाता है? तो पार्थेनोकॉप कहलाता है। ये कल के टेस्ट में भी क्वेश्चन था। ये निषेचन के बिना फल का विकास क्या कहलाता है? पार्थेनोकॉप्स कहलाता है। 111, मधुमक्खी के लिए कौन सा कीटनाशक हानिकारक होता है? तो एंडोसल्फान जो होता है वो मधुमक्खियों के लिए हानिकारक होता है। आइए कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से देख लेते हैं इसे, क्योंकि एसआई के प्री में 2213 वाले में कंप्यूटर से क्वेश्चन थे। 112 नंबर, एमएस वर्ड के फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए कौन सा शॉर्टकट का कंट्रोल+ का प्रयोग करते हैं? इंटरनेट मेल पता के 2 भाग होते हैं। एक @ के बाद वाले भाग को बोलते हैं डोमेन। क्रोम, सफारी, ओपेरा, ये सभी वेब ब्राउजर है, याद रखना है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में कीबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V का प्रयोग करते हैं। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीक का प्रयोग करता है? तो MICR, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रेजोनेंस। उसके बाद है कि कैश मेमोरी, यानी कैश मेमोरी किस सिद्धांत पे काम करता है? तो रेफरेंस सिद्धांत पे, यानी रेफरेंस की स्थिति पे यह कार्य करता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने के लिए क्या करते हैं भाई? तो उसे बोलते हैं, क्या कहा जाता है? उसे डिबगिंग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर में अगर आपका गड़बड़ी है तो उसके जो त्रुटियां उसको ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट 119 नंबर, वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देता है, यानी डाटा फाइल को जो नष्ट करता है उसे बोलते हैं भाई वायरस से। मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाए जाते हैं उसे बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं, यानी जहां पे लगता है मदरबोर्ड में उसे एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीनी कोड में परिवर्तित किया जाता है? तो कंपाइलर की सहायता से इसे मशीनी कोड में परिवर्तित किया जाता है। अब आ जाओ भाई विविध के टॉपिक पे। कराए देशेर कथा पुस्तक लिखी थी, यानी देशेर कथा जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो सखा राम गणेश देवास्कर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, गोसाई दत्त के मूल नाम से किसे जाना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है। थुई पुषम नामक जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, बाउल जात्रा जो है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्याल और तराना के संस्थापक अलाउद्दीन ये अमीर खुसरो को माना जाता है। वेदांता सत्यानारायण किस नृत्य से संबंधित है, किस नृत्य के गुरु माने जाते हैं? तो कुचिपुड़ी के गुरु है वेदांता सत्यानारायण। दारा सिकोह को किस सूफी सिलसिला को अपनाया था? तो इसने कादरी सिलसिला को अपनाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निफक नामक आंदोलन किस धर्मगुरु से संबंधित है? तो दादू दयाल से संबंधित है निफक नामक आंदोलन। किस राजा ने अकबर के पूर्व तोमरमल को, अरे सॉरी भाई, तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह के द्वारा। 131 नंबर। चित्राय उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्पा का संबंध किस कला से संबंधित है? तो ये बांस कला से संबंधित है, याद रखना है दोस्त। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक, ठीक है। तो ये था सार संग्रह जनवरी में, ये सॉरी आपका मार्च महीने का सार संग्रह है ये। अगर थोड़ी बहुत जो बोलने में त्रुटियां हुई होगी तो उसे माइंड नहीं करना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑफलाइन संस्था में भी आप हमारे दरोगा टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, होमवर्क सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी संस्था भी लगातार चल रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।